Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss about 12th जुलाई करंट अफेयर। तो पहले 12th जुलाई के करंट अफेयर्स जो ड्यू हैं उसको कवर कर लेते हैं और आज ही आपको 13 जुलाई के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम आई हैव टू गो टू डॉक्टर, आई हैव टू मीट डॉक्टर एंड दैट इज़ वाई आई कुड नॉट टेक योर क्लास ऑन 12th ऑफ जुलाई। 12 जुलाई को मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाया, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत वेट करते होंगे कि 1 2 3 4 5 ऐसा कई स्टूडेंट के मेल्स भी आए मेरे पास। तो यदि आप वेट करते हैं तो शायद अनाउंसमेंट हुआ होगा, प्लीज़ चेक द अनाउंसमेंट ऑलवेज। अदरवाइज यदि नहीं आता है तो बहुत फ्रिक्वेंटली आप मूव मत कीजिए, आप अपना दूसरा काम कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि पर्सनल इमरजेंसी में ये थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, राइट। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोट्स आ रहा है बाय नेल्सन मंडेला साहब। तो नेल्सन मंडेला जो हैं, आपको पता ही है कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने एंटी अपार्थाइड मतलब जो नस्ल भेद था, है ना, रेसिज्म जो था, और बहुत ज़्यादा चर्चा में एक बार फिर आ रहा है। आप में से कितने लोगों ने वो न्यूज़ देखी है जिसमें एक तरफ तो इंग्लिश बोलते हैं कि वाइट मैन्स बर्डन, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी इंग्लैंड में जो फुटबॉल मैच हो रहा था तो किस प्रकार से उन्होंने जो है धक्का मुक्की भी करी, मारा भी लोगों को, इटालियन पीपल को। एंड दे कैन नॉट डाइजेस्ट देयर डिफीट। कोई व्यक्ति अपनी हार को ही स्वीकार नहीं कर रहा। देखिए, हार को स्वीकार करना और उस पर काम करना ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए किसी की भी जिंदगी का। सो द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग। जैसे कोई व्यक्ति है वो हमेशा से ग्रोथ करता चला गया और उसकी जिंदगी में हमेशा केवल सफलता ही मिली, मतलब कभी भी वो गिरा नहीं। बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। जब हम, मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बढ़ते चले जाएं, जितनी बार हम गिरें उतनी बार हम क्या करें, उतनी बार उठ खड़े हों। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में कि कई बार हम डिमोटिवेट हों किसी भी तरह से, कोई भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन जो बहुत नेगेटिव है, लेकिन हम उससे खुद ही, मतलब एक बहुत ही कॉमन सी मूवी की बात करूंगा, कॉमन तो नहीं अनकॉमन है वैसे, है ना। 3 इडियट्स में बोला था कि मतलब आप दिमाग को जैसा समझा दोगे वैसा मान जाएगा। तो ये बस इतनी सी बात होती है कि हमने दिमाग को क्या समझा दिया, व्हाट वी मेड अंडरस्टैंड कि भाई हाँ यही सही है ना। तो दिमाग को जैसा बोलोगे वैसा वो मानता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वी हैव सम इमोशनल क्वोशंट एटसेट्रा दैट विल अफेक्ट मोर। तो बी प्रैग्मेटिक, बी प्रैक्टिकल। इमोशनल क्वोशंट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनी प्लेसेस। इमोशनल क्वोशंट नो डाउट बहुत मदद करता है। कई बार इमोशनल क्वोशंट के कारण लोगों ने बहुत ग्रोथ की है, किसी भी चीज को इमोशनली ले लिया और इतनी मेहनत करी एंड दे हैड बीन सक्सेसफुल थ्रू आउट देयर लाइफ। तो एक और इनका अच्छा कोट है, व्हेन अ मैन हैज डन व्हाट ही कंसीडर टू बी हिज ड्यूटी। एक आदमी सोचता है कि उसकी क्या कर्तव्य है उसकी लाइफ में, टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, उसकी कंट्री के लिए, ही कैन रेस्ट इन पीस। तो वो तभी शांति से जिंदगी में पूरी तरह से रेस्ट कर पाएगा। रेस्ट इन पीस का मतलब आपको पता ही है कि एक्सपायर हो जाना, है ना, या फिर, है ना, तो रिप जो हम लोग लिखते हैं। तो रेस्ट इन पीस जो अल्टीमेट शांति होती है जिंदगी में ना, मोक्ष को प्राप्त करते हैं कुछ लोग, तो है ना। मोक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सर इंग्लिश की वोकैबुलरीज भी करवा दिया करो साथ में। सो सैल्वेशन इज द वर्ड, सैल्वेशन। मोक्ष को क्या बोलते हैं? सैल्वेशन, है ना। तो आज इसीलिए मैं आपके लिए एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल प्रोवाइड यू 10 वोकैबुलरी, ठीक है। डेली बेसिस पर वोकैबुलरी देखेंगे हम लोग, सो दैट यू मे बी फोर्टिफाइड विद इंग्लिश वोकैबुलरी, राइट। तो ही कैन रेस्ट इन पीस। आई बिलीव आई हैव मेड दैट एफर्ट एंड दैट इज देयरफॉर Why I will sleep for the eternity। और ये एफर्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि परमानेंट जो स्लीप है वो वाकई में, मतलब आपने वो एफर्ट किया है तो आप सेटिस्फाइड होंगे अल्टीमेटली। जो है कॉम्प्लेसेंट होना, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, कॉम्प्लेसेंट, राइट। तो कॉम्प्लेसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेल्वेशन इज अगेन अ इंपॉर्टेंट टर्म। सो मैं रेगुलरली आपको वोकैबुलरी का भी एक एक्सप्लोर करता रहूंगा, वोकैबुलरीज को भी आपके लिए। तो देखिए, हमने हाल ही में ये टॉपिक तो पढ़ा था, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और ये आया कब था? 1967 में आया था।
ये आ गया था 1967 में, है ना। और क्यों आया था भाई, जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट था, नक्सलवाड़ी, है ना, नक्सलवाड़ी मूवमेंट कहां पर हुआ था ये, वेस्ट बंगाल जो है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो सिक्किम के क्लोज है, तो वहां पर नक्सलबाड़ी नाम का एक विलेज था और वहां से चारू मजूमदार, सानू कान्याल, राइट, तो ये कुछ और एक थे जंगल संथाल, ये 3 व्यक्ति थे, जंगल संथाल, ये 3 व्यक्ति थे, है ना। तो ये तीनों नाम याद रखने आपको, जंगल संथाल, कानू सान्याल और चारू मजूमदार। और ये समय था उन दिनों का, ये एक्ट तो आया है 1967 में, लेकिन लगभग 1964, 65, 66, 1966 से 65 से ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले ये किसके कार्यकाल में आया होगा, फिर ये जो समय है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का समय। फाइनली इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं और वो ये कानून लेकर आती हैं, यूएपीए। उस समय पर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह को इसमें शामिल नहीं किया गया था, और इन सबको हैंडल करने के लिए मैंने आपको बताया था टाडा एंड पोटा, दीज आर द 2 लॉज, लेकिन दीज आर द ड्रैकोनियन लॉज और इसीलिए इनको हटा दिया गया। इज इट क्लियर, दीज आर द ड्रैकोनियन लॉज। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए, ड्रैकोनियन लॉज, अब इनको जैसे ही हटाया तो 2004 में क्या कर दिया गया, इनकी कुछ बातें, विशेषकर जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म वाला जो है पोटा, तो टेररिज्म वाला जो पॉइंट है वो यहां पर इंक्लूड कर दिया गया यूएपीए में। और उस समय पर, बड़े ध्यान से सुनेंगे, उस समय पर एट दैट टाइम और आज भी इसमें, इस यूएपीए में समय समय पर वेरियस अमेंडमेंट भी हुए। तो इसमें एक अमेंडमेंट था 2004 का, 2004 अमेंडमेंट में टेररिज्म जो है उसको, जो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग टेररिस्ट घोषित किया करते थे। इसी एक्ट में 2019 में भी संशोधन हुआ, और मैंने आपको बताया था कि 2019 में एक इंडिविजुअल को, व्यक्तिगत रूप से किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यूएपीए क्यों आया, नक्सलवाड़ी मूवमेंट, नक्सलाइट्स, नक्सलिज्म एटसेट्रा। चलिए, तो व्हाट मेक द यूएपीए सो स्ट्रिंजेंट, तो यहां पर इसका एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 43D5, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले ब्रीफ में। वैसे ये मैंने आपसे बात कर ली थी, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं, वो आपके जरूर काम के हैं। तो एक बार शायद कंटेंट आपको नहीं दिखेगा कुछ, सो लेट मी हाइड, ओके। तो देखिए, द death of Father Stan Swamy, a priest and the tribal rights activist, while in judicial custody, has brought to focus the law under which he was imprisoned. तो ये कौन सा लॉ था, यूएपीए के तहत उन्हें जेल में डाला गया था। फादर स्टैन स्वामी वही हैं जो भीमा कोरेगांव नाम की जगह थी। कहां पर है भाई ये, महाराष्ट्र में। हुआ क्या था पूरा इवेंट महाराष्ट्र में, 1818 में, आप याद रखेंगे, बालाजी पेशवा राव द्वितीय, बालाजी पेशवा राव द्वितीय सेकंड और ब्रिटिशर्स, इनका युद्ध होता है। और बालाजी पेशवा राव द्वितीय जो हैं, इनकी सेना लगभग है अराउंड 28,000 पीपल आर फाइटिंग फ्रॉम द किंग, है ना, पेशवा जो है उनकी तरफ से। और जो यहां पर ब्रिटिशर्स हैं उनकी तरफ से 500 सैनिकों की सेना लड़ती है, और वो है महार जाति के, महार जाति। महार इज सो कॉल्ड, मतलब जो उस समय पर ऐसा बोला जाता था कि लोअर कास्ट में, लेकिन है ना, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट बोलते हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अब ये थे 28,000, ये थे 500, इनकी बहुत ज्यादा मृत्यु भी, मैंने जो देखा था आंकड़ा उसमें 248 के करीब ये डाइड हुए, है ना, और इनकी संख्या कम, लेकिन एक्चुअल में ये जीत गए थे, अल्टीमेटली दे वॉन। और इसीलिए क्या हुआ था कि 1821 में इन्होंने एक स्टोन पत्थर रखा टू कमेमोरेशन द डाइड पर्सन, जो एक्सपायर हुए थे, जो डाइड हुए थे उस समय पर, जो है ना ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है ना एक्सपायर हो गए। तो
इस रण युद्ध में। तो उस केस में क्या हुआ, 1821 में इन्होंने एक स्टोन कमेमोरेशन के लिए स्टोन वगैरह रखा। तो हर साल क्या होता था 1818, ये 2018 में भी इकट्ठा हुए और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और ये हमेशा जश्न मनाया करते थे। तो यहां पर आसपास के लोगों में क्या हो गया, एक डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को जो है उस समय की जो गवर्नमेंट है, तात्कालिक जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने यूएपीए के तहत इनको जेल में डाल दिया। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट वाज कंसीडरिंग अ स्ट्रिंजेंट लॉ अगेंस्ट द कॉल ऑफ सेसेशन इन मिड 1960s। इन मार्च 1967 अ पीजेंट अपराइजिंग, पीजेंट का मतलब किसान लोग उठ खड़े होते हैं नक्सलबाड़ी एरिया में, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। दोनों तीनों जो मैंने आपको नाम बताया, जगन संथाल, कानू सान्याल और चारू मजूमदार, और ये कम्युनिज्म से भी प्रभावित हैं और फार्मर भी हैं। तो ये जो हैं बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही और इसलिए हमें कुछ करना होगा। और फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे इनका उद्देश्य तो अलग था, बाद में क्या होता है कि ये पूरी तरह से एक आर्म्ड ग्रुप बन जाते हैं। और आपको पता ही है नक्सलाइज्ड और मॉइस्ट की कितनी प्रॉब्लम्स चल भी रही है। खैर पिछले दिनों में काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया गया है ना। तो द एक्ट प्रोवाइडेड डिक्लेयरिंग एन एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अनलॉफुल। तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी है ना। और यहां पर कई कई सालों तक लोग जेल में चले जाते हैं, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। 180 डेज तक जो है चार्जशीट को एक्सटेंड कर दिया गया, जो जो नए नए अमेंडमेंट आए, ठीक है। रिमांड ऑर्डर कैन बी 30 डेज, रिमांड भी 30 दिनों तक हो सकती है। सो आफ्टर द अमेंडमेंट इट कवर्स डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन एंड अनलॉफुल, punishment for terrorist act and activities act threatening to country security including economic security, prevent the use of fund of terrorist purpose and including money laundering। तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस मैंने आपको वटाली वाला केस पूरा एक्सप्लेन किया ही था, वटाली वाला। अब देखिए क्या होता है, वटाली वाला केस आपको याद है, जम्मू कश्मीर में जो केस हुआ था, मैंने बताया था 1.72 करोड़ का, ऐसा बोला गया कि इनको टेरर फंडिंग इन्होंने की है ना, ये एक बिजनेसमैन थे। तो अंडर द सेक्शन, ये 3 पॉइंट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हाट कंट्रोवर्सी अबाउट इट्स बिल्स प्रोविजन, एक्चुअल में जो दिक्कत है वो कहां है। तो अंडर द सेक्शन 43D5 ऑफ द एक्ट बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। ये किसके तहत है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 43D5 में बेल को ग्रांट नहीं किया जा सकता। इट इज सस्पेक्ट इफ द कोर्ट इज द ओपिनियन दैट there are reasonable ground to believe that the charges are prima facie true। prima facie क्या होता है, यदि शुरुआती आधार पर या शुरुआती जो जांच है या फिर ऐसा लग रहा है कि हां जो एविडेंसेस है वो करेक्ट है, भले ही कोर्ट ने फैसला दिया है या नहीं दिया, हो सकता है कोर्ट से, मैंने आपको बताया था कि ट्रायल्स में केवल 2% लोग ही एक्चुअल में जो है प्रूफ हुए हैं कि भाई उन्होंने कोई जुर्म किया है। तो यदि पहले फर्स्ट प्राइमा फेसी में इनिशियली वो ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ दिक्कत की है, तो उन्हें सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाता है बिना बेल के। और सबसे खास बात यह कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन नहीं है, राइट। एंटीसिपेटरी जो बेल होती है जिसे हम लोग अग्रिम जमानत कहते हैं, तो आपको पता होगा अग्रिम जमानत क्या होता है। कुछ लोग अग्रिम जमानत ले लेते हैं, उनको लगता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ केस होने वाला है, तो दे ऑलरेडी टेक द anticipatory bail with the help of his or her lawyer, right? So this means that the onus is on the accused to show, ये पूरा बर्डन जो होता है, ऑनस होता है, वो किस पर होता है, उस आरोपी पर होता है कि वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करे, अपने आप को कैसे फॉल्स करे, जबकि वो खुद तो जेल में है। तो अपने आप में कितना ड्रैकोनियन है। इसके अलावा जितनी भी संपत्ति है वो सीज कर ली जाती है, वो भी मैंने आपको बताया था। So this is why human right defenders feel that the provision is draconian, virtually rendering it, draconian का मतलब बहुत ही खतरनाक है, भूतहा है ना, डरावना है, and it is impossible for anyone to obtain bail until the completion of trial। जब तक पूरा ट्रायल नहीं हो जाता, ट्रायल के तो 180 डेज
और जुडिशरी तो बिजी है, वो सारी कहानी तो हमने बात करी है कि जुडिशरी में कितने केसेस पेंडिंग है। तो आई थिंक आपको ये 43D5 ये क्लॉज आपको याद रहेगा, और ये कुछ पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट्स यदि हम लोग वहां लिखते हैं एग्जाम में तो वो बहुत मददगार होता है। आई थिंक पूरा लिंक आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1961 में क्यों आया था, ये सारी कहानी मैं बता चुका हूं आपको। एम्ड एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इन इंडिया। कोई भी एसोसिएशन ऐसा तो नहीं कर रहा है कि, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज है, जैसे वहां पर जो पीजेंट अपराइजिंग हुआ, पीजेंट का मतलब किसानों का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पावर अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। भारत की अखंडता और संप्रभुता पर यदि किसी प्रकार का दबाव आता है तो इस प्रकार के एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। द एक्ट मेक इट क्राइम टू सपोर्ट एनी सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सेसेशनिस्ट का मतलब जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, या कह लीजिए सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववाद, है ना, अलगाववाद, ठीक है। सो सपोर्ट क्लेम बाय द फॉरेन पावर, मान लीजिए किसी विदेशी ताकत से व्हाट इंडियाज क्लेम एज इट्स टेरिटरी, अपनी टेरिटरी को क्लेम कर रहा है, उसके बाद फॉरेन पावर से कोई इंटरनली पीपल इस प्रकार का करते हैं तो यूएपीए उन पर अप्लाई हो सकता है। तो 1967 में आया। 2004 में हमने बात की थी कि 2004 में इस एक्ट के बारे में क्या प्रोविजन था, इसको एक्सटेंड किया गया। 2004 में इसको और एक्सटेंड किया गया, टेररिज्म वाला शब्द इसमें ऐड कर दिया गया। याद रखना, टाडा पोटा से कनेक्ट कर लेना। 2008, 2012, 2019 इन सब में अमेंडमेंट हुआ। 19 वाले में तो यहां पर तो एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था, यहां पर इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये न्यू लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया। बाकी हमने जितनी भी बातें हैं वो सभी पढ़ी ली हैं, ठीक है। एक वेग डेफिनेशन है और इसका मिसयूज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर करती आई है। सो टेररिज्म टू एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें भी कई बार ये टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो 180 डेज ये सब मैं आपको बता चुका हूं, एक बार आप जरूर पीडीएफ को पूरा पढ़ा करो, राइट। चलिए, दूसरा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकार से समृद्धि। ये शब्द जरूर याद रखना, सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। लेकिन इसके लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये मदद करने वाली है, और क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म है, नुकसान है, मतलब जो लोगों ने किस प्रकार से इसके बारे में क्रिटिसाइज भी किया है, आलोचना की है। तो यहां पर रिसेंटली सेपरेट मिनिस्ट्री को फॉर्म किया गया। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या है इसका इंपॉर्टेंस? इट विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो यहां पर अब एक ये लीगल बॉडी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, और पॉलिसी फ्रेमवर्क के तौर पे काम करने वाली बॉडी बनी। इट विल हेल्प टू डीपन द कॉपरेटिव्स को और ज्यादा गहराई तक, ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग टू द ग्रास रूट, मतलब अंतिम व्यक्ति तक ये पहुंचे, जिससे क्या हो कि एक दूसरे की मदद करते हुए लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला गया सहकार से समृद्धि। इट विल वर्क टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत अच्छी रैंकिंग लाई रहा है ना, लगातार हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जिस पर बहुत तेजी से काम करना था किया, और अल्टीमेटली हम लोग 63rd रैंक पर चल रहे हैं, और जल्दी हम लोग टॉप 50 रैंक्स में भी आ जाएंगे। तो यहां पर होगा क्या, यदि कॉपरेटिव मिनिस्ट्री की मदद से एक प्रॉपर लीगलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया जाए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब यह हुआ कि लोगों को जो नए स्टार्टअप, नई कंपनीज खोल रहे हैं, उसमें लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो भारत में ये जो कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होने में मदद मिलेगी। तो ये
एक बिल्कुल सही समय था जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, है ना, कॉपरेट करें। सो इससे क्या होगा, द कॉपरेटिव मूवमेंट वुड गेट द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड लीगल पावर। तो यहां पर जो फाइनेंशियल मतलब वित्तीय और लीगल पावर जो आवश्यक है, पेनिट्रेट इनटू अदर स्टेट ऑल्सो। जैसे कुछ राज्य तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कॉपरेटिव सेक्टर में, लेकिन कुछ राज्यों को अभी बहुत सारी मदद चाहिए। तो यहां पर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स भी बनाए गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, लगातार एक्ट में सुधार करते चले गए। ओवर द ईयर कोऑपरेटिव सेक्टर हैज विटनेस्ड ड्राइंग आउट ऑफ फंडिंग। पिछले सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि फंडिंग नहीं हो रही है। डेडिकेटेड मिनिस्ट्री वो लोगों को फेवर करेगी, कई प्रकार के फंड अवेलेबल करवाएगी, या एक ऐसा साइकिल बन जाए कि लगातार लोगों को पैसे की कोई कमी ना आए। तो अपने आप में क्या होगा, यही तो सब सिग्निफिकेंस है। क्रिटिसिज्म ये है कि कंसीडर द फैक्ट दैट कॉपरेटिव्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट। देखिए कॉपरेटिव सेक्टर स्टेट लिस्ट में है, अब यदि ये सेंटर के कंट्रोल में आ गया, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आ गया, राइट, तो यहां पर क्या होगा, सेंटर विल इनोवेट एंड प्रोवाइड लीगल सैंक्टिटी ऑफ न्यू मिनिस्ट्री। तो यहां पर क्या है, एक सेंटर का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, राइट। नॉर्मली क्या हो रहा है, डे बाय डे सेंटर का जो हस्तक्षेप इंटरवेंशन है वो कई सारी चीजों में बढ़ता जा रहा है, जबकि लेसेस फेयर फ्रीडम ऑफ फाइनेंस जो है वो होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। द सेक्टर हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज एंड पिल्फरेज। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सेक्टर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज हो जाएगा। पैट्रोन का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर की ताकत है, यूनियन की ताकत है, वो उस पर सर्वस्व हो जाएगी, उसकी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। एंड जो लीकेज है, जो स्टीलिंग है, पिल्फरेजेस है, पिल्फरेज का मतलब किसी चीज को इलीगल, बहुत छोटी चीज को चुराना। तो अपने आप में केंद्र सरकार ने बहुत स्मॉल लेवल की चीज जो कि कॉपरेटिव्स है, जो स्टेट लेवल पर इस प्रकार का एक्ट होना चाहिए था, उसके लिए मिनिस्ट्री बना दी है। तो अपने आप में क्या होगा कि इंटरवेंशन तो दिखेगा ही, साथ ही साथ में जो मेन स्टेट लिस्ट का जो फंडामेंटल एक तरह से राइट होना चाहिए था वो केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया। तो अपने आप में ये स्टेट सेफ पिल्फरेज है। पिल्फरेज का मतलब किसी चीज को चुराना। सो मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन इसको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि आपको पता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी बड़ी गवर्नमेंट होती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, लॉबिंग कहाँ ज्यादा होगी, यूनियन गवर्नमेंट में ज्यादा होगी। तो अपने आप में देखते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है उसके कारण डिसरप्शन होगा या ये पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट लाएगी। सो दिस इज टू वॉच, ये देखना होगा कि भाई कितना अच्छा इसका रिजल्ट आता है, यस और नो। सो क्रिटिक्स fear that this ministry is purpose to concentrate even more power in the hand of center। no doubt ऐसा जाएगा। तो ये सब जो है ना डिजास्ट्रस होगा कि यदि और ज्यादा ताकत आ गई, इफ इट अटेम्प्ट्स अप्रोप्रिएट टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर, तो हो सकता है कि इससे एट्रीशन, ज्यादा पैसा जो है केंद्र सरकार तक जाए। तो बहुत सारी चीजें क्या यहां पर मिसमैनेज्ड होने वाली हैं। तो ये तो क्रिटिसिज्म है, लेकिन देखना ये होगा कि ये तो केवल अभी शुरुआती कदम है, धीरे धीरे पता चलेगा कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। इज दिस मिनिस्ट्री इज बिकेम बून और कर्स। ये मिनिस्ट्री एक आशीर्वाद बनी है या फिर एक अभिशाप बनी है, ये आगे देखने का विषय होगा, ठीक है। So the case of transparency and efficiency in the sector is strong, है ना। efficiency, transparency की बहुत ज्यादा आवश्यक है। That the goal must be pursued not by scaring very soul of the sector। तो ये ऐसा ना हो भयावह हो जाए, और मतलब बहुत सारी बातें हैं अभी, तो किस प्रकार से ये टैकल होगा। It is the conclusion that new ministry could indeed a catalyst, no doubt कि यह एक उत्प्रेरक, एक ग्रोथ के तौर पे काम करेगा। अपने आप में ये पॉजिटिव भी है कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड एक मिनिस्ट्री चले और कॉरपोरेशन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो भारत का एक ओवरऑल ग्रोथ और हॉलिस्टिक ग्रोथ, जिसमें जो है रिच एंड पुअर डिवाइड भी कम होगा, यहां पर ये काम करने में सक्षम है। बट लेट्स सी क्या होता है आगे।
सो मोर एवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन, बहुत सारे एवेन्यूज जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो बढ़ेंगे। इंश्योरेंस रिमेन अनटैप्ड, रेगुलेटरी रिजीम मस्ट इन्वॉल्व इन स्टेप, तो जो रेगुलेटरी का मतलब इसको जो नियामक है जो कंट्रोल करते हैं उनको भी कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो यहाँ पर कॉपरेटिव्स ऑफ इंडिया जो है ये समय समय पर भारत में आया है और इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आप एक बार हिस्टोरी को देख लेना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी मैं ब्रीफ में आपसे प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुका हूं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट मार्केटिंग, बट नॉट लिमिटेड टू दोज। ऐसा नहीं है कॉपरेटिव जो है केवल एग्रीकल्चर और क्रेडिट मार्केटिंग में ही है, दूसरे सेक्टर्स में भी पांव पसार रहे, जैसे मिल्क वाला देख लीजिए, डेयरी प्रोडक्शन देख लीजिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज है वो बहुत ही चीपर रेट पे लोन ले सकता है और उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हमें बैलेंस्ड होना होगा। तो यहां पे बैलेंस्ड का मतलब ये हुआ कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स दूसरे एरियाज में भी इसको एक्सपोज करना होगा ताकि एक हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेशन चलता चला जाए, ठीक है। तो एज मार्केट कंडीशन आर इवॉल्विंग, cooperatives in states such as Kerala has got into complex operation ruling IT park and medical colleges। तो ये जो cooperative sectors हैं, अब colleges, trust वगैरह भी क्या होती है, एक प्रकार का कॉर्पोरेशन ही, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत ज्यादा डोनेट फंडिंग किया जाता है। तो कॉलेजेस, IT पार्क जो है ये भी क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर केरला के मॉडल को और भी जगह फॉलो किया जा सकता है ना। तो जैसे हम लोग एक बात कर रहे थे कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में कम्युनिटी हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, याद आ रहा है मैंने आपसे डिस्कस किया था कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, और इस पर बहुत ज्यादा जोर लिया जा रहा है। और इस बार जो 6.28 लाख करोड़ की फंडिंग है, तो उसमें से जो 50,000 करोड़ है वो कोशिश की जा रही है कि भाई इस प्रकार के कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में इन्फ्यूज की जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक आप मुझे एक आंसर लिखेंगे, शॉर्ट नोट लिखेंगे, आप पूरी तरह से आंसर लिखेंगे। व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? व्हाट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है ये आपको आज बताना है ना। तो ये आंसर लिखना, शॉर्ट नोट। ILO की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो एक ये जो सेक्शन है आपका, ब्रीफ में मैंने आपको एक बार को ओवरव्यू दे दिया, दो चीजें हमने पहले करी, लेकिन इसके कुछ टेक्निकल इंसाइट देखिए क्या होता है। कई बार कोई भी न्यूज है वो डेवलपमेंट में रहती है हमेशा। जैसे म्यांमार का केस है, म्यांमार में जो सैनिक तख्ता पलट हुआ है, समय समय पर अपडेट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लेटेस्ट चीजों से अपडेट होना होगा। इसके अलावा जो तालिबान का इश्यू है वो लगातार अपडेट होता रहेगा, यस और नो। J&K का जो इश्यू है, जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन वाला है, वो लगातार चलता रहता है न्यूज में। तो देखिए उसे हमको कवर करना पड़ेगा, जो जो नए पॉइंट्स आए हैं उसे आपको ऐड करना होगा। तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो उनको ऐड करते चलिए, राइट। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्ट्रक्टेड डेपोरजी ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर। ये देखिए पुरानी न्यूज है, लेकिन क्या हो रहा है कि प्लेसेस इन न्यूज में मैं आपको कुछ चीजें कवर करना चाहता हूं। तो अरुणाचल प्रदेश ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, राइट, और ये है आसाम वाला रीजन, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आसाम वाला रीजन। इसके ऊपर यहां पर त्वांग है, त्वांग वैली आपको पता ही होगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर बुद्धिस्ट, है ना। अच्छा, आप में से मेरे को बताइए कि स्तूप के बारे में पढ़ा है कि आपने? स्तूपा, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, इसके पीछे कारण है। स्तूप के बारे में पढ़िए। और अभी केसरिया स्तूप चर्चा में आया था, तो जितने भी 9 स्तूपास थे क्यों बने, उनके आर्टिफैक्ट क्या है, आर्ट एंड कल्चर में आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। त्वांग वैली से मुझे याद आया वो जो बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट है वो, ठीक है। तो त्वांग इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर बुद्धिस्ट। सो सुबनसिरी रिवर जो है, और इसमें धेमालजी और नॉर्थ लखीमपुर, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है देपोरजी ब्रिज ने। और यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना जो BRO है
1960 में, 1960s में आ गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में आ गई थी। ठीक है, सो सुबनसिरी इन अरुणाचल प्रदेश इन ए रिकॉर्ड स्पैन ऑफ जस्ट 27 डेज। तो यहां पर जो है डेपोरजी ब्रिज को 27 दिन के अंदर अंदर ही बना लिया गया था, कंस्ट्रक्टेड कर दिया। बहुत लंबा अच्छा ब्रिज है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने देखा कि चाइना जिस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा था, हमने भी बीआरओ का स्थापना किया। बीआरओ दुनिया के अलग अलग देशों में टेक्नोलॉजिकली हेल्प करती है। ठीक है, इट लिंक्स रोड लीडिंग टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के लिए बहुत मददगार होगा। इस ब्रिज को इस प्रकार बनाया गया कि कल को बैटल टैंक्स वगैरह भी इससे जाएं तो कोई क्षति ना हो। तो जो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन है अलोंग दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहां पर क्या होता है, बीआरओ काम करती है। आप बोलेंगे बीआरओ क्यों नॉर्मली क्यों नहीं काम करता? देखिए, बीआरओ डेडिकेटेड डिफेंस जो मूवमेंट है उसको भी फ्लोरिश करने का काम करती है। नॉर्मल डे टू डे सिटीजन तो जा ही सकते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जब कर्व मोड वगैरह बनाने होते तो इस प्रकार से हो जो हमारे बैटल टैंक्स इत्यादि को भी सपोर्ट करें, हैवी, है ना। अब नाई वगैरह वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लीकेज, ब्राइब इत्यादि चलती है और वो बहुत ज़्यादा मार्जिन ले जाते हैं, है ना। और ओवरऑल कई बार क्या होता है, लीपा पोती जो बोलते हैं, लीकिंग कर देते हैं, रोड्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन ये डेडिकेटेड गवर्नमेंट की बॉडी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पर डेडिकेटेड आर्म पर्सनल्स भी जो है बीआरओ को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इस तरह से बनाइए, ये आने वाले समय में हम लोग, हमारे पास डिफेंस इंस्टॉलेशन होगा तो ये मूवमेंट में कोई कमी ना आए। ठीक है, सो सुबनसिरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से। प्लेट्यू एंड एंटर इंडिया थ्रू मीरी हिल्स, ये बात याद रखना, मीरी हिल्स से होती हुई आती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा के लिए नाम तो आपको पता ही है, यारलुंग सांगपो, चाइना में कहा जाता है। ठीक है, फिर इसे जो दिहांग है, दिहांग इसे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है इसे, राइट, आसाम में। और इसके अलावा दिबांग एक रिवर है, वो भी इसकी सहायक नदी है। मानस भी इसकी सहायक नदी है ना, मानस। तो ये जरूर मैप देखेंगे आप। देखिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में आई, कावेरी वेल्लरू वैगई गुंडर रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट। अभी देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, ये पुरानी बात है, लगभग 22 फरवरी की बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बात करेंगे मैथ्यू डैम की, जल्द ही एक लेक्चर में बात करेंगे मैथ्यू डैम कहाँ है, मेकेडाटू जो डैम है, राइट, उस पर बात करेंगे। अलग अलग डैम्स हैं ऑन कावेरी। अब देखिए, तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, अभी तो डीएमके आ गई है, उससे पहले एआईडीएमके थी। तो डीएमके और एआईडीएमके, एआईडीएमके थी पहले, अभी डीएमके आई, एआईडीएमके, और अभी डीएमके है, जोसेफ स्टालिन इज द चीफ मिनिस्टर। तो यहां पर क्या होता है, तमिलनाडु एक डिसीजन लेता है कि अलग अलग जो रिवर्स तमिलनाडु में ही हैं उन्हें हम लोग जोड़ेंगे, है ना। ठीक है, रिवर कनेक्शन करेंगे, कावेरी, वेल्लरू, वैगई और गुंडर, ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में। अब ये सब तमिलनाडु में है। अब जैसे कर्नाटका के ऊपर आरोप लगता है कि इसने मेकेडाटू डैम बनाया, मैट्यूर वगैरह, उसकी वाटर जो लेवल है, हाइट, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, तमिलनाडु को सप्लाई नहीं मिल रहा, मतलब कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। तो यहां पर क्या होता है, अब ये तो इश्यू ठीक है कि भाई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो रिवर जा रही है उस पर इन्होंने ज्यादा वाटर को कैप्चर कर लिया, ठीक है, इन लोकेशंस पे। लेकिन जो तमिलनाडु के अंदर ये प्रोजेक्ट है उसके लिए कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट में गया। सो कर्नाटका इज रेडिंग इटसेल्फ टू वेग अ लीगल बैटल इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु's एम्बिशियस कावेरी वेल्लरू वैगई गुंडर रिवर लिंकेज। अब आप देखिए, ये सारी रिवर्स हैं तमिलनाडु में। अब इसके लिए कर्नाटका को क्या दिक्कत हो सकती है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, या कर्नाटका खुद ही है, अपने राज्य में कोई रिवर कनेक्ट कर रहा है। हाँ देखिए, और सबसे खास बात यह है कि तमिलनाडु के बाद जो भी नदियां हैं अल्टीमेटली समुद्र में, सी में पहुंचती हैं।
तो यहां पर कोई और स्टेट तो इस पर डिपेंडेंट भी नहीं। हाँ, यदि ये रिवर कनेक्ट करके कुछ इस प्रकार की मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है कर्नाटका, तो एक इश्यू हो सकता है। तमिलनाडु के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं हो सकता, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट गए इसके लिए। दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल रीजन, दे वांट टू ग्रैब द पॉलिटिकल एडवांटेज। तो यहां पर जो कर्नाटका की जो बीजेपी गवर्नमेंट है और तमिलनाडु में उस समय एआईडीएमके थी, तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना कैसे राष्ट्रवाद पैदा करता है, उसी प्रकार से, है ना, राष्ट्रवाद मैंने आपको बताया था ना किस प्रकार से कि यदि इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडिया के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, जापान के खिलाफ युद्ध मोर्चा खोल दीजिए, तो इंटरनल डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा और वो उन लोगों का ध्यान कहां चला जाएगा, पूरी तरह से नेशनलिज्म पे चला जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कुछ पार्टीज होती हैं, एआईडीएमके, बीजेपी और जितनी भी तमाम पार्टियां, सभी क्या करती हैं, है ना, एक ही काम करते हैं, और वो क्या है कि अल्टीमेटली ये चाहती हैं कि भाई पॉलिटिकल गेन लिया जाए, और इसीलिए क्या है, ये हाई कोर्ट चलेगी। सो दिस इज जस्ट बेसलेस, है ना, कई बार चीजें इस प्रकार की होती है। तो कावेरी रिवर जो है 802 किलोमीटर की है, एक पैरेनियल रिवर है, कर्नाटका कोडागु डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर इसके ताला कावेरी, ये कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन होता है। और इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने, तो तमिलनाडु में 44,000 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटका में 32,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका जो कावेरी बेसिन है। तो यहां पर हम जल्द ही पूरे डिस्प्यूट के बारे में भी बात करेंगे, और जो है हाल ही में एक फैसला जो दिया गया था, राइट, 2017-18 में जो फैसला दिया गया था वो क्या था रिगार्डिंग कर्नाटका, है ना। तो कावेरी रिवर्स का डिस्प्यूट किन किन राज्यों में है ना, कावेरी रिवर डिस्प्यूट किन किन राज्यों में है। सो वन इज केरला, सेकेंड इज केरला का तो स्मॉल पार्ट है, 30 टीएमसी इसको प्रदान होता है पानी, वाटर, टीएमसी मतलब कि जो वाटर का पूरा टोटल, ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी जो होता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, नॉट सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं होगा, माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी। सो कर्नाटका, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद कर्नाटका, केरला, तो ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एंड फोर्थ वन इज पौंडीचेरी। तो ये चार, ये पौंडीचेरी यूटी है, तो ये 4 में टोटल डिस्प्यूट है। और 262 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एनी वाटर डिस्प्यूट। इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक्सपर्ट हैव वार्न्ड अबाउट पॉसिबल चाइनीज अटैक टू कैप्चर प्राटाज आइलैंड इन द साउथ चाइना सी। तो देखिए, हमने बहुत सारे आइलैंड्स पढ़े हैं, और ये जो साउथ चाइना सी है ये तो कंट्रोवर्सी में चलता ही है। क्यों? 9 डैश लाइन को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले तो चाइना ने क्या किया है, एक 9 डैश लाइन बनाई है, ये 9 डैश, और इसमें जो भी रीजन है ये बोलते हैं कि ये सब हमारा रीजन है, ये सब हमारा रीजन है। तो यहां पर हमने अलग अलग इश्यूज पे बात की थी। एक तो स्पार्टले आइलैंड्स जो फिलीपींस के हैं, इस पर भी चाइना अपना कंट्रोल बताता है, ठीक है। ये वियतनाम से भी देखिए कितना पास है, फिर भी स्पार्टले आइलैंड, और चाइना से कितना दूर है, फिर भी है, ठीक है। उसके बाद पैरासेल आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स पर भी विवाद है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये जो प्राटाज आइलैंड है ये किसके हैं? प्राटाज आइलैंड ताइवान के हैं। ताइवान क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आइलैंड कंट्री, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये प्राटाज आइलैंड यहां है, स्पार्टले आइलैंड्स की लोकेशन देख लीजिए, और पार्सेल आइलैंड यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा ये जापान के हैं शेनकाकू आइलैंड्स, शेनकाकू जिसे दियायू आइलैंड भी कहा जाता है, दियायू इनको चाइना में कहा जाता है। और इसके अलावा यहां पर ऊपर की तरफ ये जापान है, जापान से ऊपर कुरिल आइलैंड है, कुरिल, याद आ रहा है आपको कुरिल? और कुरिल आइलैंड से जापान का किसके साथ विवाद है? विद रशिया। तो आपको याद रखना है, शेनकाकू आइलैंड पर ताइवान भी इस पर क्लेम करता है, जापान के तो हैं ही, और चाइना इसको हथियाने, क्योंकि अभी तक जापान का कंट्रोल है, काफी क्लोज है देखिए, इसीलिए चाइना इनको जो है पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। उसके अलावा स्पार्टले आइलैंड और पैरासेल आइलैंड और प्राटाज आइलैंड, तो इसके लिए हो सकता है चाइना अटैक करे। धीरे धीरे ये ताइवान को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा आने वाले, ऐसा पूरी उम्मीद जता रहे हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट है। 2 से 4 साल में ये रिपब्लिक ऑफ चाइना पर अटैक करेंगे, दैट इज चाइना।
सो द नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू कंचिन पीपल। ये कंचिन पीपल कहाँ के लोग हैं? तो देखिए म्यांमार जो है इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताव, और यंगून भी इसका एक इंपॉर्टेंट शहर है। अभी करंटली नेपिडे, कई बार इसको नेपिडे लिख देते हैं, है ना, नेपिताव हिंदी में है नेपिताव। तो कंचिन जो पीपल हैं वो नॉर्दर्न म्यांमार के पीपल हैं, और इनको जो ये रीजन है यूनान प्रोविंस बिल्कुल पास में है चाइना का, इधर भारत का अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, राइट। तो चाइना में इन सबसेट इन लोगों को क्या कहा जाता है? जिंगपो। और ये चर्चा में क्यों आया? जो म्यांमार का जो कू हुआ है, राइट, तख्ता पलट, द गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन द कंचिन स्टेट एंड एल्सवेयर इन द कंट्री। तो प्रोटेस्ट बहुत तेजी से यहां पर जारी है ना। तो यहां पर कंचिन पीपल जो हैं ये आपको याद रखना है, दे आर कॉन्फेडरेशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स। ये बहुत पुराने ग्रुप हैं एथनिक ग्रुप्स का, है ना। और म्यांमार कंचिन स्टेट में देखिए हमने कुछ रीजन के बारे में बात की थी। एक तो टिग्रे रीजन के बारे में बात की थी। कहां पर था ये टिग्रे? जहां पर अभी अहमद अली इथियोपिया के जो हेड हैं, स्टेट हेड, उन्होंने फोर्सफुली जो है पुलिस फोर्स से यहां पर जो है कंट्रोल किया इलेक्शन के समय। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नोगार्नो खाराबाक रीजन कहां पर है? अजरबैजान में है। अर्मेनिया इसको क्या है? यहां पर अर्मेनिया के काफी सारे अर्मेनियन लोग रहते हैं। तो इस प्रकार के जो रीजन्स हैं, राइट, सलमा डैम, है ना, डफला डैम, इसके अलावा जो डैम था हमारा ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, थ्री गॉर्ज डैम। तो इनकी लोकेशन जियोपॉलिटिकल रीजन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, जियो स्ट्रेटेजिक पर्पज से, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर कंचिन पीपल याद रखना बहुत क्लोज है। हाँ, इंडिया की जो ये म्यांमार की जो बॉर्डर है इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है भाई? दैट इज आसाम राइफल्स, जो भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बटालियन है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा सुनी होगी, सिनाबंग, याद आ रहा है? सिनाबंग क्या है ये? सिनाबंग, सिनाबंग एक वॉल्केनो है। सालों से ये डोरमेंट था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से लगातार ये क्या है? एक्टिव हो गया है सिनाबंग। कहां पर आता है? इंडोनेशिया में। अभी माउंट मेरापी भी चर्चा में था। इसके अलावा इंडोनेशिया में डैम्पो, क्राकाताओ तो बहुत बड़ा है ना, इसको पूजा भी जाता है वहां पे, सेमोरी। तो ये जो पूरा रीजन चल रहा है इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, है ना। और यहां पर अलग अलग ट्रेंच हैं, जापान ट्रेंच, ये कुरिल आइलैंड जिसके बारे में बात कर रहा था, कुरिल ट्रेंच। और ये सब क्या है? मैंने आपको बताया था कि यदि ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो वहां पर भी आपको क्लियर होगा कि जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल का मतलब महाद्वीपीय प्लेट, ओशियनिक प्लेट से टकराती है तो ओशियनिक प्लेट जो होती है वो ज्यादा हैवी होती है, डेंस्ड होती है। और इसीलिए जब कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट से टकराती है तो कॉन्टिनेंटल हल्की होने के कारण ये क्या होती है? नीचे चली जाती है, ठीक है। सबडक्ट कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट हो जाएगी। और नीचे एस्थेनोस्फीयर्स और गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ये मटेरियल बर्निंग होता है तो उसके कारण ये क्या होता है? अपनी हीट बाहर रिलीज होती है और यहां पर वॉल्केनोज बन जाते हैं। तो ये वो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा क्या है? ये सबडक्शन हो रहा है, और इसीलिए ये रिंग ऑफ फायर है। तो मैक्सिमम दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, याद रखना। और यहां पर दुनिया के मैक्सिमम जो है, ठीक है। तो यहां पर मोना लाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी भी है ना, यहां पर स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है मोना लाओ, यहां पर लोग इन्हें भी पूछते हैं। किलायुआ, इसके अलावा आपको याद आ रहा होगा इटली वगैरह के, है ना। तो आपको मुझे एक और बताना है कि किस वॉल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, ठीक है। नाग्जा प्लेट, और ये तब आपने तो पढ़ा ही होगा, 6 + 20, 6 मेजर प्लेट हैं और 20 स्मॉलर प्लेट्स हैं।
तो ये रिजेस क्या होती हैं, ट्रेंचेस क्या होती हैं। डीपेस्ट ट्रेंच जो है ये जापान के पास में, जिसका नाम क्या है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो ये ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच है, उसके ऊपर जापान ट्रेंच, फिर कुरिल। तो ये कुछ चीजें आप जरूर रेगुलर पढ़ते रहिए, है ना। टोगा इज इंपॉर्टेंट, अगेन टोगा ट्रेंच। तो आज के लिए इतना ही है। अभी हम लोग और डिटेल में एक लेक्चर को और पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोग आंसर दीजिए। मैंने पिछले दिनों में आपको बहुत सारे आंसर्स रेगुलर रिप्लाई कर रहा हूं। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई कर रहा हूं। किसी कारण से मैं क्लासेस नहीं बना पाया तो जो डाउट सॉल्विंग क्लास है, डाउट सॉल्विंग क्लास वो जल्द ही आपको मिलने वाली है। डाउट सॉल्विंग क्लास बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, मतलब विद इन ए डे, आज या कल में मिल जाएगी। जो आपके क्वेश्चंस थे ना उनको पर्सनली मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। जैसे काटसा के बारे में पूछा गया था, कुछ कॉन्सेप्ट थे, CSR के बारे में पूछा था आप लोगों ने, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता चलूंगा। और कई बार क्या होता है कि आप ध्यान से क्लास सुनेंगे तो हो सकता है आपने जो प्रश्न पूछा है वो इन द क्लास में आपके लिए क्लियर कर दूं। तो आई थिंक यहां तक आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। सो टुडे आई स्टॉप हियर, सून यू विल हैव अनदर लेक्चर एंड मेनी मोर लेक्चर। रेगुलरली आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ड्यूरेशन शॉर्ट रखूंगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।